नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और जो है मेरे चैनल पे अपने तैयारी को बेहतर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक और प्रीवियस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में आप जो टीजीटी में यानी 9 to 10 में हिंदी विषय के जो 80 प्रश्न पूछे गए थे उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी ये प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें आप देखिए कि कैसे प्रश्न पूछा गया था। इसमें भी साहित्य के प्रश्न बहुत सरल आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ व्याकरण के जो प्रश्न हैं और साहित्य के भी प्रश्न एक दो हैं जो कि आपको पेचीदा बनाया गया है। और जो गद्यांश है बहुत सरल हैं, लेकिन एक दो गद्यांश में विकल्प जो है कठिन बनाया गया है। तो आप जब तक प्रीवियस प्रश्न को नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे तैयारी करने हैं। तो हिंदी साहित्य और व्याकरण के बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट से पूछे हुए हैं, आप देख सकेंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा। अंत में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, यानी प्रीवियस सेट कौन सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 3.0 टीजीटी, यानी बीपीएससी ट्री 3.0 जो हुआ था, यानी 3.0 में जो 9 to 10 में हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए थे वही प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 3.0 का हाई स्कूल टीजीटी यानी 9 to 10 का, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पीजीटी के प्रश्न को देखे थे, इस क्लास में हम लोग टीजीटी के प्रश्नों को देखेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग के तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया है कि एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो अभी तक 27 करवाए गए हैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो लेक्चर हुए हैं उसका भी वहाँ पे आपका लिंक लगा हुआ है, वीडियो का आप देख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस के बीएस या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी राहबर ये साबित होगी, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रत्येक दृष्टि से, चाहे हिंदी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंत में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और 25 जो है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे देखिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर है 7261815307। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसमें साहित्य के प्रश्न रहेंगे। व्याकरण के प्रश्न हूबहू नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसे हम नहीं दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों से जोड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं कैसा प्रश्न है। और 9 बजे जो होता है क्लास उसमें आप लोग रेगुलर जुड़ते रहिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ट्री 3.0 टीजीटी प्रीवियस पेपर, यानी 3.0 में जो टीजीटी यानी 9 to 10 में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्नों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प रहते हैं, चौथा और पांचवा विकल्प आपको ज़्यादा जो है दुविधा में, असमंजस में डालते हैं। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा जितना कीजिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं देता है। तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, और प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा बनाइए, एक ही प्रैक्टिस सेट को 3-4 बार बनाइए, तो आपके लिए जो है रामबाण साबित होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कार्यों में बांटा गया है? यानी हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए कितने कार्यों में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़े हैं, तो उसमें आप देखे हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ख। 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पूछ दे कि कब से कब तक किसका समय था, ये बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। नोट्स में मेरे पढ़ाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो ए स्टेट में भी हम पढ़ाए थे कि कबीरदास का जो पढ़ना था दोहा, तो उसमें उनके जीवन के बारे में बताए थे। तो वहाँ हम बताए थे 1398 में जो है इनका जन्म होता है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। कहीं कहीं 1399 भी दे देता है, तो अगर 98 नहीं रहेगा तब 99 मारिएगा, लेकिन 98 जब है 1300, तो 1398 ही होगा, यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की भाषा क्या थी? विद्यापति की भाषा क्या थी, यानी विद्यापति किस भाषा में रचना करते थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होगा विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। तो मैथिली भाषा के जो है ये प्रसिद्ध कवियों में एक है, मैथिली भाषा थी इसकी। विकल्प ग सही हो जाएगा। अवहट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि रचनाएं लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, मैथिली भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप साहित्य के प्रश्न बिल्कुल सही है, पूछने लायक प्रश्न है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्यार परे पे सखा सबे मेरी, मेरे मुख रपटायो। किसकी पंक्तियां हैं, यानी ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बहुत बेहतरीन ढंग से किया है, और सूरदास से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो विकल्प में सूरदास आपको दिख रहे हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से आप एग्जाम में बैठिए, तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और विकल्पों पे गौर कीजिए कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि 5 में से तो एक सही है, इतना तो निश्चित है, वही आपको ढूंढना है। आप दिमाग लगाइए, निगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ को आप देखिएगा, तो कंक्लूजन में आपको निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आप देखिएगा, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यानी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें कितने कांड हैं? तो देखिए, रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है आप सभी को पता होनी चाहिए, 7 कांड है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस बार कांड पूछा है, वो अगली बार हो सकता है भाषा पूछ दे, तो अवधी भाषा में ये लिखा गया है। हो सकता है कि आपको छंद या चौपाई पूछ दे कि कौन सा छंद या चौपाई में लिखा गया है, तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा में ये रचना की गई है, तो विकल्प ख इसका 7 कांड है तुलसीदास के रामचरितमानस में, तो विकल्प ख सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार के कवि नहीं हैं, यानी इनमें से कौन जो है रीतिकालीन कवि नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए, रीतिकार में पढ़े होंगे तो बिहारी को पढ़े होंगे, घनानंद को पढ़े होंगे, लेकिन जायसी को भक्ति काल में आप पढ़े होंगे, और यहाँ नहीं पूछा गया है।
यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो रीतिकार के कवि नहीं हैं, भक्तिकार के ज्ञान मार्ग निर्गुण के प्रेम मार्गी कवि हैं। यानी भक्ति के निर्गुण मार्ग के प्रेम मार्गी कवि हैं। विकल्प ख जैसी मलिक मोहम्मद जैसी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए बिहारी जो हैं रीति सिद्ध धारा के हैं और घनानंद रीति मुक्त धारा के हैं। तो रीतिकार में 3 धाराएं बहती थी, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है, यानी कब से आधुनिक काल का जो है प्रारंभ माना गया है आपको बतानी है। तो देखिए आधुनिक काल का जो प्रारंभ है मूलतः जो है 1850 ईस्वी से माना जाता है, यानी भारतेंदु युग से माना जाता है आधुनिक काल का प्रारंभ। तो विकल्प को सही हो जाएगा 1850 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, यानी द्विवेदी युग जो चलता है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में, तो वो किसके नाम पे रखा गया है द्विवेदी युग, आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट में भी हम इस पे चर्चा किए थे कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस काल में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान था और उसके संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए उस काल का नामकरण जो है द्विवेदी युग के नामकरण पे किया गया था। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रश्न पूछेंगे तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से विचार करके बनाइएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को राष्ट्रकवि से संबोधित किया जाता है, यानी राष्ट्रकवि से किसे संबोधित किया जाता है आपको बताना है। देखिए राष्ट्रकवि में रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि घोषित किया गया है, लेकिन मैथिली संस्कृत को राष्ट्रकवि के से संबोधित किया जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। और राष्ट्रकवि इनको कहने वाले महात्मा गांधी जी थे, ये आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने रचना लिखी थी भारत भारती 1912 ईस्वी में, जिसमें देश प्रेम की भावना कुट कुट कर भरा हुआ था, लोगों में जगाया था, जिसकी प्रतियां जब्त भी कर दी गई थी उन दिनों में। तो इसलिए महात्मा गांधी ने मैथिली संस्कृत को राष्ट्रकवि से संबोधित किया था। इसी से पूछा गया कि राष्ट्रकवि से संबोधित किन्हें किया जाता है, तो मैथिली संस्कृत को किया जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साहित्य के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है मूलतः वीर रस के कवि हैं। उनकी कविता जब पढ़िएगा, खूब ररी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद राणा का प्रताप की जो है चेतक, राणा प्रताप के बारे में जो कविता लिखे हैं, तो ये सारे कविता अगर आप पढ़िएगा तो आपको वीर रस मूलतः दिखाई पड़ेगा उनकी कविताओं में। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। वीर रस के कवित्री हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही बेजोड़ और प्रसिद्ध रचना है, आपको दिमाग में बैठाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को ना पूजे, जिसका पीसा खाए। किस कवि की पंक्तियां हैं, किस कवि की पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो पंक्ति है कबीरदास की पंक्ति है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो हम आंसर बता रहे हैं, बीपीएससी ने जिस आंसर को माना है उसी को मैं यहाँ मानते हुए आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो भी बीपीएससी ने माना है उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोदान किसका लिखा उपन्यास है, यानी गोदान जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो ये जो प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध और बेजोड़ उपन्यास है, विकल्प क सही हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन है 1936 ईस्वी में होता है इसका प्रकाशन। और ये जो है कृषक जीवन का महाकाव्य भी माना जाता है। होरी और धनिया इसका मुख्य जो है पात्र हैं। आगे जो है पढ़िएगा कभी तो आपको पता चल जाएगा। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है,
शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी जो रचना है, यहाँ देखिए महाकाव्य है, ये भी नहीं, उपन्यास भी नहीं है, खंड काव्य भी नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद का, आपको पता होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का कहानी है, ये विकल्प में नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत बेहतरीन कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि कहानी विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है, आपको बतानी है। तो देखिए पुष्प की अभिलाषा जो कविता है बहुत ही बेहतरीन कविता है, माखन राज चतुर्वेदी की कविता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। बचपन में आप लोग जरूर पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुर बाजा के गहनों में गुथा जाऊं, इस तरीका से जो कविता था वो माखन राज चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा है, उसी की ये पंक्ति है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए, यानी आपको चयन करना है कि इनमें कौन सा है जो उपन्यास है। तो देखिए इस तरीका के विकल्प अगर आपको दिए जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कर्मभूमि और गोदान दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, लेकिन उसने कहा था कहानी है। अब देखिए विकल्प यहाँ 2 को सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि कर्मभूमि और गोदान दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। तो 15 प्रश्न साहित्य से पूछे गए थे, तो कभी साहित्य से प्रश्न ज़्यादा कभी कम रहता है, तो हो सकता है आगे बार दोनों से बराबर प्रश्न रहे, तो ये निश्चित है बोर्ड पे जो क्वेश्चन सेट करता है, इसलिए आपको तैयारी दोनों दृष्टि से बेहतर करके चलना है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से और 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण से समाहित किए हैं, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले चीज़ें को देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है निर्देश है, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए, यानी इसको पढ़ना है, इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको आपको 16 से 20 तक देना है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, तो 5-6 गद्यांश इसमें पूछा गया है, जिसको हम बारे बारे से देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें स्पष्ट हो रही है और कितना तैयारी आपको करनी है। देखिए मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है, प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती है, वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं, वैश्वीकरण में देशों दिशाओं, यहाँ देखिए 10 होगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 10 दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है में किसकी चर्चा की गई है, यानी इस पंक्ति में जो चर्चा किया गया है इसमें, तो किसकी चर्चा इसमें किया गया है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो चर्चा की गई है वो मनुष्य की चिंतनशीलता का जो है चर्चा किया गया, विधाता की सृष्टि का चर्चा नहीं हुआ है, मनुष्य के बारे में चर्चा किया गया है, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि मनुष्य के चिंतन का चर्चा किया गया है, मनुष्य के बारे में बताया गया है, यानी विधाता के जो सृष्टि है उसमें मनुष्य के बारे में चर्चा किया गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के उलझाने वाले प्रश्न पूछे गए थे, तो इससे आपको बचना है, एक एक चीज़ को सोच कर चलना है। गद्यांश का एक नियम है कि जैसे कहता है वैसा ही आपको सोचना है, अपना मन से कुछ भी नहीं। प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है, तो प्रकृति परिवेश जो है मनुष्य के लिए मुस्कुराता है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जागरण गीत कौन गा रहा है, तो जागरण गीत आपको ऊपर में चर्चा किया गया था, किरणें जो है जागरण गीत गा रहा है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं,
तो किसका पथ सुरभित करते हैं? तो मनुष्य का जो है पथ सुरभित करते हैं। वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधी अर्थ होता है मार्ग प्रशस्त करना, यानी मार्ग सुलभ किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको जब गद्यांश दिए रहेंगे तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रश्न को बनाना है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है। इसमें आप जितना ज़्यादा अर्जित कीजिएगा उतना मेरिट बनने में सावधानी होगी, सहूलियत होगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता है, गद्यांश पढ़ना है और इसके अनुसार आपको जवाब देना है। अब देखिए अगला गद्यांश है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। 21 से 25 तक जवाब देना है। मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहज अनुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जाग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जाग जाती है। साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। अब देखिए इससे संबंधित बातें क्यों देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें जो चर्चा की गई है आपको बताना है प्रयत्न की सफलता की, प्रसन्नता की नहीं। इसमें भी मनुष्य के बारे में जो है चर्चा किया गया है, लेकिन मनुष्य विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के बारे में उनके गुणों को दिखाया गया है, उनके गुणों को दिखाया गया है। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो गतिशील रहने की ऊर्जा जब सहजानुभूति में होते हैं तो गतिशील की ऊर्जा मिलती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों को हंसने की इच्छा कब होती है? तो बच्चों को हंसने की इच्छा कब होती है आपको बताना है। तो माँ की मुस्कान देखकर बच्चों को क्या है, हंसने की इच्छा होती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? तो इसमें चर्चा किया गया था कि यानी इसमें देखिए पुत्र की पुत्री की दोनों की चर्चा की गई है। देखिए आप अगर गद्यांश पढ़िएगा तो यहाँ देखिए पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा होती है, किसका चर्चा किया गया है? तो अपने संतान के जो बारे में कहा गया है। तो पुत्री या पुत्र दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि पुत्र भागता है कि पुत्री भागता है। तो यहाँ इसलिए इसको देखते हुए अगर आप बनाइएगा तो पिता की उंगली पकड़ के पुत्री भी और पुत्र भी दोनों भागते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इस तरीका के प्रश्न अगर पूछते हैं तो दुविधा में डालने वाले ये प्रश्न है निश्चित ही। तो इसको आपको समझ बूझ करके बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से वे सरस्वती के उपासक बन जाते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। 2 गद्यांश को हम लोग देखा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगले गद्यांश को देखते हैं। यानी 26 से 30वां प्रश्न तक इसी गद्यांश से संबंधित है। तो उसी गद्यांश को हम लोग देखते हैं। पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत में से पर्वतीय प्रदेश संगीतमय बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीच पक्षियों का संग पाकर दूर दूर तक पहुंचकर मचलते रहता गुल्म और वृक्ष बन जाते हैं। यहाँ बज के जगह बंद होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में। बसंत की भीनी हवा कलियों के होठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। यानी बसंत ऋतु का भी चर्चा किया गया है। अब देखिए पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है? तो ऊपर आपको बताया गया झरने के झरझर से, झरने के संगीत से, इस तरीका के आपको विकल्प दिए गए थे। तो झरने के झरझर से यानी उसके संगीत से जो है ऊपर में चर्चा देखिए यहाँ किया गया है। अपने संगीत से यानी संगीत से जो है चर्चा किया गया है। यानी संगीत से झरने के जो संगीत होते हैं उससे संगीतमय बन जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा।
झरने से झरने के झरझर से ऐसा नहीं है, उसकी जो करकर की ध्वनि जो बहती है झरना के, उससे तो विकल्प ग सही हो जाएगा अगर विचार कीजिएगा तो। सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? तो उसका हरा भरा होने का कारण क्या है? सरिता की निकटता से, सरिता की जल तरंगों से, सरिता के मचलने से। तो इस तरीका के अगर प्रश्न है तो सरिता की निकटता और सरिता के जल तरंग, ये तीनों जो है मायने रखता है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है? पत्थर से शिव बनने का अर्थ सीधा सीधी होता है कल्याणकारी होना यानी फायदा होना, यानी आप उससे बारों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और उसका बहुत सारा उपयोग आप करते हैं। शिव के रूप में जो है पत्थर टूटते हैं उसका भी उपयोग करते हैं, छोटे छोटे पत्थर का भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीका से कल्याणकारी होना यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर तक कैसे पहुंच जाते हैं? तो दूर दूर तक जो पहुंचते हैं उसका सीधा सीधी कारण होता है पक्षियों के द्वारा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। ऊपर गद्यांश में चर्चा किया गया है। तो गद्यांश का एक नियम है, जिस तरीका से जैसे चर्चा करता है उसी को आंसर देना है, ज़्यादा अपना मन से कुछ इसमें नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आ जाते हैं? तो बसंत में कलियों में मुस्कान इसलिए आ जाती है क्योंकि बसंत की भीनी हवा चलती है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 31 से 35 तक गद्यांश को पढ़ना है और जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। विधाता की सृष्टि सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है, सर सरिता से हरी भरी मानवता से परिरसित है। प्रकृति का प्रतिम सौंदर्य में मानव के मानवीय भावाकर्षण में विधाता को धरती पर बार बार अवतार देना पड़ता है। धर्मभूमि संत महात्माओं को पाकर धन्य हो गई, सत सत नमन है यह पावन दिव्य स्थली मरुभूमि की। यानी मरुभूमि के जो है वंदना किया जा रहा है, उसकी महत्ता को बताया जा रहा है। अब प्रश्न को देखते हैं। विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? तो विधाता की सृष्टि आभा से आलोकित है, चर्चा किया जा चुका है, यानी सूर्य और चंद्रमा की आभा से आलोकित है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए सूर्य की आभा से आलोकित है और आभा से आलोकित है, ये आपको फंसा रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो किसकी आभा है? तो सूर्य और चंद्रमा की आभा से आलोकित है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने ग ही माना है, वही होना चाहिए। किसे परिदर्शित होने की बात की गई है यानी कही गई है? तो परिदर्शित होने की बात जो है सृष्टि को कही गई है। विकल्प ग सही हो जाएगा। विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो इसलिए मानवीय यानी आपको चर्चा किया गया था प्राकृतिक सौंदर्यकर्षण और मानवीय भावाकर्षण, ये दोनों के कारण जो है इनको बार बार जन्म देना पड़ता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भूमि धन्य कैसे हुई? तो यह भूमि धन्य इसलिए हुई कि यहाँ संत महात्माओं को पाते हैं ये भूमि। तो संत महात्माओं दोनों हैं, तो विकल्प को सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसको मानिएगा तो ये सही नहीं, महात्मा को मानिएगा सही नहीं। अब ये दोनों को अगर मानिएगा तो विकल्प में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन यही चीज़ का इस विकल्प में ऑप्शन बहुत सटीक बनाया है, तो विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसको सत सत नमन किया गया है? तो मातृभूमि को, यानी मातृभूमि को जो है सत सत नमन किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर गद्यांश आया है, यानी 36 से 40 तक इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है इस गद्यांश को पढ़िए और इससे जवाब दीजिए। तो चलिए गद्यांश को हम लोग देखते हैं। गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर गढ़कर शिष्य को उजाला देता है, शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्ग का पाथिक बन जाता है, शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है, आत्मचिंतन आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचाने का आधार बन जाता है, सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। अब जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो गुरु मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? तो गुरु मोमबत्ती की तरह जलना गलना का सीधा सीधी
अर्थ दिया गया है सदकाज करना, यानी अच्छे काज करना, यानी गुरु मोमबत्ती की तरह जलना। आगे बढ़ते हैं। सानिध्य पाना का क्या भाव है? तो सानिध्य पाना आपको पता होनी चाहिए कि छत्र छाया में रहना, यानी सानिध्य पाना विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास का आरोग्य क्या है? तो आत्मविश्वास का आरोग्य है कर्म पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? तो लक्ष्य प्राप्ति का आधार जो बताया गया है वो आत्मचिंतन और आत्मविश्वास को बताया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो विकल्प को बहुत पेचीदा बनाए गए हैं। देखिए आत्मचिंतन आत्मविश्वास दोनों विकल्प को एक साथ दिए गए हैं, तो इस तरीका के रहते हैं, तो जिसमें दोनों विकल्प दिखाई देता है वो सही होता है। आगे बढ़ते हैं। मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? तो इसका सीधा सीधी भाव है सफलता का निश्चयन करना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो गद्यांश को यहाँ देखिएगा बहुत थोड़ा सा जटिल बना दिया गया है, लेकिन यूजीसी नेट से सरल है, लेकिन पिछले जो गद्यांश था उससे जटिल बनाया हुआ है। तो इस तरीका के गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए ताकि प्रश्न गलत ना हो और आप अच्छे से आंसर करके आ सकें, क्योंकि ये सारे प्रश्न गद्यांश से जो संबंधित होते हैं वे आपको स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, यानी नंबर उठाने के बेहतरीन ऑप्शन हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा 2-3 बार, समझ में आ जाएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। हम एक बार यही कहते हैं, क्योंकि आप जब सफल होते हैं तो हम सफल होते हैं, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप अच्छे से एक एक चीज़ों को निर्णय दीजिए, इसीलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ताकि आपका जो है निर्णय लेने की शक्ति बढ़ सके, क्योंकि सीमित समय में सीमित निर्णय देना ही एग्जाम निकालने की गारंटी है, मूल मंत्र है। तो एक समय रहता है जिस समय के अंदर आपको निर्णय देना रहता है कि इसका कौन सा सही होगा, आपके आंखों के सामने विकल्प होते हैं उसमें से चुनना है। तो जितना आप अच्छा से पढ़िएगा समझिएगा उतना अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए। तो स्वर संधि जो शब्द हैं उसका चयन करना है। तो परोपकार जो है, पर जो उपकार यानी परोपकार यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि जगत ज्योतिष सत्य जोजन ये जो है व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो संधि वाले चैप्टर में जाकर पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। तो विसर्ग संधि जो शब्द है वो तितली है, तितली यानी विकल्प को सही हो जाएगा। दयानंद का संधि विच्छेद है। तो दयानंद का सही संधि विच्छेद होगा दया जोड़ आनंद, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। दया परस आनंद दयानंद, विकल्प ग सही हो जाएगा। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो हिंदी में जो समास के भेद हैं वो 6 माना गए हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। 6 भेद हैं। कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो कर्मधारय जो समास है वो देखिए नीरा कमर, कारी टोपी, नीरा कमर, ये दोनों जो है कर्मधारय समास है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। एक में उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ में किस समास की योजना है? नीरा है कंठ जिसका, यानी आपको विशेष अर्थ दे रहा है, अर्थात नीरा है कंठ जिसका, यानी अर्थात शिव यानी शंकर। तो विकल्प क सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है ये, क्योंकि विशेष अर्थ जो देता है वो बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप अंतिम तक बने रहिएगा। और एक बात और है कि जो क्वालिफाई पेपर हिंदी जो 22 नंबर पूछे जाते हैं उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्लास उसका भी करेंगे। तो अदर सब्जेक्ट के अगर आपके दोस्त हैं कोई तो उनको आप बता सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाई पेपर में भी स्कोरिंग करना अच्छा माना गया है, ताकि आपका रिजल्ट रुके नहीं, अच्छे से सफल हो सकें, अपना मेरिट पक्का बना सकें। तो उसका भी प्रैक्टिस सेट और क्लास चलेगा।
तो आप लोग उसको देखिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा ताकि दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो सब्जेक्ट मतलब यानी आप व्याकरण में अगर सब्जेक्ट पढ़िएगा तो सब्जेक्ट मतलब आप सब जानते हैं कि विषय होता है, लेकिन व्याकरण में सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं, कर्ता होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि आप लोग सब्जेक्ट पढ़ें, वो सब्जेक्ट मतलब विषय, आप मार के विषय चले आए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण के शब्द पूछ रहा है। यानी व्याकरण में सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप बात कीजिएगा तो आपको समझ में आ गया। आगे सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। इसलिए हम एक बार कहते हैं कि आप प्रश्नों को 2-3 बार पढ़िए ताकि आप गलत करके ना आ सकें। आगे बढ़ते हैं। शब्द भर्व का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो भर्व मतलब क्या होता है, यानी भर्व मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो भर्व मतलब आपको पता है क्रिया होता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द यानी शुद्ध शब्द आपको हिंदी यहाँ देखना है, विकल्प कौन सा शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है। तो जड़ हवा, ये इस तरीका से नहीं लिखा, निर्वायु ऐसा नहीं है, जलवायु, जलवायु एक शुद्ध शब्द है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न होता कुछ नहीं है, आपको कुछ घुमा करके पूछ देता है, आप दुविधा में हो जाते हैं। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर पाइएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम करवाए हैं 2-3 बार 4 बार देखिए ताकि गलत ना हो एग्जाम में प्रश्न आपके। वह आज धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार है। तो धीरे धीरे क्या है आपको बताना है, ये हम प्रैक्टिस सेट में भी चर्चा किए हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, धीरे धीरे चलना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पेड़ पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण में पर आपको पता है कर्ता ने कर्म को, तो उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो अधिकरण में पर आता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। कमर कसना मुहावरे, देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है कन्वर्ट के कारण। तो कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ है वो होता है तैयार होना, कमर कस लेना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। किस्मत खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किस्मत खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो किस्मत खुलना जो मुहावरे हैं उसका सही अर्थ है भाग्योदय होना, भाग्य चमकना। तो दोनों है, भाग्य चमकना और भाग्योदय होना, भाग्य पलट जाना। तो इस देखिएगा तो तीनों सही अर्थ दे रहे हैं, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भाग्य चमकना, भाग्योदय है ना, भाग्य पलट जाना, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मुँह में राम बगल में छुरी, इसका सही अर्थ है ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ करना है, तो इसमें अगर आप पढ़िएगा रवि के बाद सोमवार का दिन आता है, तो ये बताने के बाद है रविवार के बाद सोमवार का दिन आता है, तो ये दिन नहीं, रविवार के बाद सोमवार आता है, दिन तो है ही, तो ये गलत हो गया। रविवार के बाद सोम होता है, तो रविवार के बाद सोमवार होता है, ये भी गलत। रविवार के बाद सोमवार होता है, बिल्कुल सही है, तो ग इसका सही हो जाएगा। रविवार के बाद सोमवार होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा शुद्ध वाक्य। अब देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ भी देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ देख रहे हैं आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं, जब भी प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आप आज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं बिंदु छूटा हुआ है, तो ये गलत हो गया। कितना सुंदर फूल है,
कितना सुंदर फूल है। अगर आप खुद पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगे, फूल कितना सुंदर है रहता अच्छा हो जाता, तो ये भी गलत है। श्याम ने उनसे क्या कहा था, बिल्कुल सही है, ग सही हो जाएगा, यानी श्याम ने उनसे क्या कहा था। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते हुए सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो इसमें अगर आप पदबंध के हिसाब से देखिएगा तो आएगा खिलखिलाकर हंसते सुंदर, हंसते सुंदर। ये जो है विशेषण पदबंध है, विशेषता बता रहा है, खिलखिलाकर हंसते सुंदर, तीनों के तीनों जो है विशेषण है, तो ये क्या है विशेषण पदबंध में हो जाएंगे। ये जो है क्रिया जो है पदबंध है, ये कर्ता यानी संज्ञा जो जिसको बोलते हैं कर्ता पदबंध है। तो इस तरीका से अगर देखिएगा तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ जो पदबंध आया है क्रिया, यहाँ देखिए भाग गया, ये आपको देना चाहिए कि भाग गया कौन सा पदबंध है, इस तरीका से पूछना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन गलत पूछ लिया जाता है जिससे बच्चे उलझ जाते हैं। तो यहाँ भाग गया झोंकों की तरह, यानी झोंकों की तरह भाग गया, तूफान के झोंकों की तरह भाग गया। तो झोंकों की तरह, झोंकों की तरह भाग गया, तो यहाँ भयंकर तूफान झोंकों की तरह भाग, इस तरीका से अगर देखेंगे तो ये क्या है क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे बढ़ते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, कार्तेवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो विकल्प क सही हो जाएगा। उससे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो उससे पढ़ा नहीं जाता अकर्मक है, आपको पता होनी चाहिए, तो ये भाववाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना आधार पर वाक्य रूप बताइए। तो ये कौन सा वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी यहाँ भी करता, यहाँ भी करता, मैं और आप दोनों जो आ गया है इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगर एक ही करता रहता और के द्वारा लेकिन के द्वारा जुड़ा रहता तो मिश्र वाक्य हो जाता, इसलिए ये जो है संयुक्त वाक्य होगा, यानी विकल्प ख सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पदांश में कौन सी शब्द शक्ति है। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए दक्षिण संध्या उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परी सी धीरे धीरे, तो इसमें जो है रक्षण दिखा करके बात किया गया है, तो ये रचना हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बार पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे रोचन भजन, इस पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है। ये सारे जो हैं हमारे जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, नोट्स में भी दिए हुए हैं प्रश्न। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बात पतंग, तो यहाँ रूपक जो है अलंकार की योजना हुई है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, रूपक अलंकार की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। पियर पात सरिस मंडोरा, इसमें किस अलंकार की योजना है। पियर पात सरिस मंडोरा, यानी पियर पात के जैसा ये मन जो है डोल रहा है। तो पियर पात दोनों शब्द एक साथ आए हैं, तो ये जो है आप जब अनुप्रास अलंकार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो रूपक का भी नहीं है, उत्प्रेक्षक भी नहीं, विरोधा का भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग इसका सही माना गया है। सरिस मंडोरा, तो ये रूपक भी नहीं है, बाकी अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं, तो ये
विकल्प ग सही हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं। अति कटु वचन कहती के कई मनहु रोन जरे पर देई, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इसमें जो योजना हुआ है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की हुई है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उजबर होय। ये जो है बिहारी की पंक्ति है। तो इसमें कौन सी अलंकार की योजना है? तो ये विरोधाभास की योजना किया गया कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाता है, विरोध हो रहा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अर्थालंकार की परिभाषा है, तो अर्थालंकार की क्या परिभाषा है आपको बताने हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा है। इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, ऐसा नहीं है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है, ऐसा नहीं। इसमें कल्पना के विदार, ऐसा नहीं है। यानी इसमें जो है भाव के आधार पे, यानी शब्दों के अर्थ जो है ग्रहण किए जाते हैं, शब्द के आधार पे अर्थ निर्धारित होता है, तो ऐसा चर्चा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो यहाँ देखिए अर्थगत चमत्कार, बिल्कुल यहाँ इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, एकदम सही, अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें कल्पना का भी आधार होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि अर्थालंकार का एक नियम है कि जब शब्द है तो इसमें कल्पना का भी आधार लिया गया, उसमें भाव पक्ष यानी भाव उसका ग्रहण किया जाता है और अर्थगत चमत्कार होता है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। छंद की परिभाषा स्वरूप है, तो छंद की परिभाषा का जो स्वरूप है वो क्या है? तो कविता में वर्णों की योजना होती है, बिल्कुल सही है। कविता में मात्रा की भी योजना होती है, ये भी सही है। कविता में मति की योजना होती है, तो मति यति ये सब जो है आपको चर्चा किया गया है, मगन। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी का जो है चर्चा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस कही फिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो छंद की योजना है, यानी अगर आप देखिएगा तो ये रामचरितमानस से दिया गया चौपाई है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो दोहा छंद में आपको पूछा गया था कि प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11, यानी 13-11 का जो है इसमें चलता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इंद्र बर्जा छंद की परिभाषा है, तो इंद्र बर्जा का जो परिभाषा है वो 11 वर्णों की योजना में तगन, तगन, जगन और 2 गुरु होते हैं, यानी तगन तगन उसके बाद जगन और 2 गुरु होंगे, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है तगन, जगन, गुरु, रघु ये सब क्या है? तो अगर आप छंद नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे छंद पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आगे जो क्लास होगा उसमें छंद पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम की जाए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें जो योजना आया है उपेंद्र वर्जा छंद की योजना आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अंदर से कठिन शब्द छंद के पूछे गए थे, तो आपको समझना है कि छंद कितना कठिन है। छंद की काव्य शास्त्र का विषय है, छंद समझना इतनी आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा ना कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो, इसमें किस द्वंद्व की योजना हुई है? यानी किस छंद की द्वंद्व की योजना हुई है? तो वंशस्थ की योजना हुई है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो 10 माने हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। और 200 की संख्या भी 10 मानते हैं, और अपने काव्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 माने हैं, और अलंकारों के जो है 4 माने हैं, यानी 4 अलंकारों का चर्चा किए हैं। इतनी बातें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, यानी भरत मुनि के से पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ बताया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंद मंद मुरली बजावत, अधर धरे
मनबन निकरचो मुकुंद मधुवंते, इसमें किस काव्य योजना की गई है? तो इसमें जो काव्य योजना किया गया है वो मंद मन मुस्कुरा रहे हैं तो माधुर्य भाव है, मुस्कुराना ये सब सारे माधुर्य भाव का नियम है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत धन गिद्ध रसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसन रसत मन, इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो मुंड ये सब आ गया, कटत कटना, हंसना, कूदना, मारना, काटना, ये सारे जो आ जाएंगे तो सीधा सीधे ये ओजता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोहि दूध पियत मई, यह आजहू है छोटी तू जो कहती बड़की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी काढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन से मुँह रोटी, इसमें किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो देखिए इसमें आपको जो दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान माँ से कह रहे हैं कि भैया मैं दूध भी पी रहा हूँ लेकिन मेरा चोटी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो राधा आती है वो उसका जो काटने पे भी बाल जो है चोटी नागिन से मुंह के पास रोट रहे, यानी उसके जो राधा के जो बाल है उसके जो है तुलना अपने बाल से कृष्ण कर रहे हैं। तो यहाँ जो रस की योजना है वात्सल्य रस का योजना है, यानी बचपना का जो है यहाँ वर्णन किया गया है, यानी वात्सल्य रस है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निरारा था, राणा की पुतली फिर नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो है वीरता की बात किया जा रहा है, तो वीरता की बात किया जा रहा है, इसलिए वीर रस इसमें हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो बीपीएससी में जो पूछे गए थे, यानी बीपीएससी 3.0 में जो टीजीटी यानी 9 to 10 के जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के 80 प्रश्नों को आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बीपीएससी 4.0 हिंदी विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट चाहिए तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे 249 रुपया फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और 25 प्रैक्टिस सेट और 8 प्रीवियस सेट आपको भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। स्टेट के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एग्ज़ाम आप सफल हो जाएंगे स्टेट का। तो इन सारे चीज़ आपके लिए यहाँ हिंदी जंक्शन चैनल पे प्रस्तुत है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसको 3-4 बार देखिए, जो लेक्चर हुए हैं 3-4 बार उसको देखिए तो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। बाकी हिंदी साहित्य के जो 2 टॉपिक हैं उसको पढ़ा दिया जाएगा और हो सकता है कि हम लोग 1-2 दिन के बाद से व्याकरण के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आप लोग रहिएगा, देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। साथ ही साथ जो क्वालिफाई पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन सुबह में वीडियो चला जाएगा 2-3 दिन के बाद से, तो आप जो है दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्वालिफाई पेपर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे नंबर रहना भी जो है मायने रखता है, तो आप उसको भी तैयारी कर दीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से। और इतना देर तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय दिए हैं हिंदी जंक्शन पे। हम आपकी मंगल कामना करते हैं और हम जानते हैं कि आप जब सफल होइएगा तो हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता है हमारी सफलता है। तो आपके लिए हम चीज़ों को लेकर उपलब्ध होते हैं और डिटेल में नहीं पढ़ा पाने का तो कुछ डिजिटल बोर्ड की समस्या है और समय का भी अभाव है। खैर कोई बात नहीं, आपको सारा चीज़ उपलब्ध किया जा रहा है। 80 नंबर का कोई भी
दिक्कत नहीं होगा, आपको सारा चीज़ उपलब्ध रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।